गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो जो कंजंक्शन की शीट है इसका नाम है टाई इन। आपको ये शीट मिली हुई होगी, उसी को एक बारी देखते हैं क्या गड़बड़ थी इसके अंदर। ठीक है, आ जाओ। देखो फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहता है, फर्स्ट सेंटेंस में कहता है राम इज़ एन ऑनेस्ट बट इंटेलिजेंट बॉय। तो आपको पता है भाई, ऑनेस्ट होना एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव क्वालिटी है, और इंटेलिजेंट होना भी एक पॉजिटिव क्वालिटी है। तो जब भी कभी दो क्वालिटीज़ को, दो पॉजिटिव क्वालिटीज़ को जोड़ते हैं तो बट से नहीं एंड कंजंक्शन से जोड़ते हैं। बट तो उन दो क्वालिटीज़ को जोड़ता है जो कैसी हो जी, नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, यानी दोनों अलग अलग हो। जैसे मैं कह दूं, मैं आपसे कह सकता हूं, नेक्स्ट सेंटेंस ही आप देखो, थर्ड में ही कहता है ही इज़ डिसऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, कि भाई वह बेईमान तो है लेकिन वह इंटेलिजेंट भी है। जब लेकिन की सेंस देनी होती है तब हम बट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ एंड की बजाय क्या लगाता जी, बट लगाता। इसी तरह सेकंड के अंदर देखो, ब्यूटीफुल होना कैसी क्वालिटी है, एक पॉजिटिव क्वालिटी है, और इंटेलिजेंट होना भी एक पॉजिटिव क्वालिटी है भाई। तो दो पॉजिटिव क्वालिटीज़ को अगर आप जोड़ोगे तो कौन जोड़ेगा इसे, एंड नाम की कंजंक्शन जोड़ेगी। ठीक है, आ जाओ कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है इट इज़ वेल नोन दैट द वर्ल्ड रिस्पॉन्स टू द एशियन सुनामी डिजास्टर विद एन आउटपोरिंग ऑफ जनरसिटी। एक बार इसके अंदर वर्ब गिनना, कितनी वर्ब है जी, इट इज़ वेल नोन। देखो इज़ वेल नोन एक पूरी वर्ब का पेयर हो गया है ना। इज हेल्पिंग वर्ब, वेल एक एडवर्ब और नॉन एक मेन वर्ब। इज एम आर वॉजर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं दैट एक कंजंक्शन है। तो भाई जब दो वर्ब होती हैं, जब दो वर्ब्स होती हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए है ना। अगर तीन वर्ब है तो उनको कनेक्ट करने के लिए दो कंजंक्शन। अगर वी वर्ब है तो कितनी कंजंक्शन चाहिए, वी माइनस वन कंजंक्शन चाहिए। यहाँ पर एक दैट कंजंक्शन लगा रहा है तो मुझे पता लगा कम से कम भी दो वर्ब तो इसको इस सेंटेंस में लगानी पड़ेगी। एक वर्ब ये आ गई, दूसरी वर्ब ढूंढो। दा वर्ब है, नहीं है, वर्ल्ड भी नहीं है, रिस्पॉन्स भी नहीं है ना। द आर्टिकल है, वर्ल्ड फिर से नाउन है, रिस्पॉन्स भी कोई नाउन है, टू प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, एशियन नाउन है, नाम है, सुनामी भी नाम है, डिजास्टर भी नाम है, विद एन आउटपोरिंग ऑफ जनरसिटी, विद प्रेपोजिशन है, एन आर्टिकल है, आउटपोरिंग फिर से एक नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गई, और जनरसिटी एक नाउन हो गया। यानी एक वर्ब आई और एक कंजंक्शन, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे पता चला, मुझे क्या पता चला जी, मुझे पता चला कि यहाँ पर एक और वर्ब लगानी पड़ेगी। अब देखो इट इज़ वेल नोन दैट द वर्ल्ड, अब ये पास्ट की बात है ना, सुनामी डिजास्टर तो जा चुका, तो यहाँ रिस्पॉन्स की बजाय आप क्या लगा देते, वर्ल्ड रिस्पॉन्डेड, कि वर्ल्ड ने कैसे रिस्पॉन्स किया था जी, रिस्पॉन्डेड, वर्ल्ड ने कैसे रिस्पॉन्स किया था, एक आउटपोरिंग ऑफ जनरसिटी के साथ। अब करेक्ट हो जाता। अब सेंटेंस में दो वर्ब हो जाती, एक ये वाली वर्ब हो जाती, एक ये वर्ब हो जाती, जिनको एक दैट नाम की कंजंक्शन जोड़ रही होती। जल्दी से नेक्स्ट सेंटेंस देखो, while we would like that all Indian children to go to school, we need to ponder why they do not। अब मुझे एक बात बताओ, वर्ब गिनना एक बार इसके अंदर। एक वर्ब आई जी वुड लाइक, आप सब बच्चों को पता है वुड मोडाल है ना, वर्ब का नालायक बच्चा है, हेल्पिंग वर्ब है, लाइक क्या है जी, एक मेन वर्ब है, दैट क्या है जी, एक कंजंक्शन है, ऑल इंडियन चिल्ड्रन टू गो तो वर्ब बनी नहीं, टू प्लस वी वन नॉन फाइनाइट वर्ब का काम नहीं करती। एक दिखा जी कोमा, एक दिखा कोमा, वी नीड टू पे, तो भाई इस नीड, एक वर्ब ये नीड आ गई, एक वर्ब वुड लाइक आ गई थी, और एक यहाँ पर मुझे क्या दिखा, डू नॉट, यहाँ आगे गो लगाता है, इसने शॉर्ट फॉर्म में बना दी दे डू नॉट गो। यानी अगर मैं आपसे इस सेंटेंस के अंदर वर्ब पूछूं तो आप कहोगे एक वर्ब आई वुड लाइक ये वाली, ठीक है जी, एक वर्ब आई ये नीड वाली दूसरे नंबर पर, और एक वर्ब आ गई है, तीन वर्ब आ गई, तो कितने कनेक्टर होने चाहिए थे भाई, दो कनेक्टर होने चाहिए थे। कितने कनेक्टर होने चाहिए थे जी, दो कनेक्टर होने चाहिए थे। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाके क्या पता लगता है कि एक दैट कनेक्टर है, इस वर्ब को यहाँ बाद में कोई और वर्ब से जोड़ेगा तभी तो दैट नाम की कंजंक्शन लगा रहा है, लेकिन यहाँ कोई भी वर्ब नहीं लगा रहा। तब मुझे थोड़ी सी सेंस से क्या पता लगा, अगर मैं इस टू को हटा देता हूँ तो अब आप वर्ब्स गिनो, एक वर्ब आई वुड लाइक, दूसरी वर्ब आई गो, तीसरी वर्ब आई नीड, फोर्थ वर्ब ये वाली आ गई, चार वर्ब आ गई भाई। कितने कनेक्टर लगा सकते थे आप, तीन कनेक्टर लगा सकते थे। देख लो, एक इसने कनेक्टर लगाया दैट, एक इसने कनेक्टर लगाया वाई। आपको पता है ना YWH फैमिली की तरह यहाँ काम नहीं कर रहा क्योंकि इसके पीछे फुल स्टॉप है, लेकिन चार वर्ब और तीन कनेक्टर होने चाहिए थे, यहाँ तो दो ही कनेक्टर लगाया। तो फिर आप सब बच्चों ने देखा कि एक तो कोमा से भी जोड़ रहा है, कोमा भी तो जोड़ सकता है। तो भाई चार वर्ब को जोड़ने के लिए या तो
3 कनेक्टर लगाने थे, 3 कनेक्टर में इसने 2 कंजंक्शन लगा दी और एक इसने कोमा लगा दिया। अब सेंटेंस मेरा करेक्ट हो जाता। इस टू को हटा देते, यहाँ एक फाइनाइट वर्ब बनाते, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। जल्दी से इसको पढ़ो। द डिमांड ऑफ द सिटीजन्स फॉर्म्स that the price of essential commodities to lower down will soon be considered by the government. The demand of the citizen form that the price of essential commodity to lower down तो भाई यहाँ पैसिव फॉर्मेशन बनाता ना, टू लोअर डाउन क्यों, यहाँ क्या लगाता, टू बी लोअर डाउन। द डिमांड ऑफ द सिटीजन फॉर्म ने कोई डिमांड की क्या, कि जो प्राइजेज है ना उनको क्या करो, लोअर डाउन करो। ये तो उनकी क्या थी, प्राइस थे, और ये जो डिमांड थी इसको सून क्या करेगा जी, गवर्नमेंट कंसीडर करेगी। और जोड़ कौन रहा है, दैट नाम की कंजंक्शन जोड़ रही है, तो टू लोअर डाउन नहीं। भाई एक बात बताओ, पैसिव फॉर्मेशन चाहिए ना, प्राइस खुद को ही लोअर डाउन थोड़ी कर लेंगे, हमें तो पैसिव फॉर्मेशन लगानी थी, इसीलिए टू प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाता। बात क्लियर है, आगे पढ़ो। द कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट कांट बी लॉन्च्ड अनलेस द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। तो सब बच्चों को पता है कि अनलेस एक कंजंक्शन है, अगर एक कंजंक्शन आ गई तो मिनिमम 2 वर्ब या कह लो मैक्सिमम 2 वर्ब, एक सेंटेंस में दो वर्ब आ गई तो एक कंजंक्शन चाहिए जोड़ने के लिए। अब देखो एक वर्ब तो क्या आ रही है, एक वर्ब तो आ रही है कांट बी लॉन्च्ड, पूरा एक पेयर होता है ना हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का, तो पूरा एक पेयर। ये दूसरी वर्ब कहाँ रही है, द आर्टिकल है। अप्रूवल कोई नाउन है, ऑफ कोई प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, बोर्ड फिर से कोई नाउन है, यानी इस कंजंक्शन के आने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो भाई इस कंजंक्शन के आने का तुक नहीं बनता तो इसको करेक्ट तो करना पड़ेगा, है ना। इसको करेक्ट कैसे करें, या तो इस कंजंक्शन को हटा के आप सिंपल प्रेपोजिशन लगा देते विदाउट। द कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट कैन नॉट बी लॉन्च विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, या फिर अगर आपको अनलेस ही लगाना था तो यहाँ करेक्शन करके अप्रूवल की बजाय एक वर्ब लगाते, अनलेस द बोर्ड अप्रूव्स। ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट करेक्शन थी, क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी आ रही थी कि भाई जब तक प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा, जब तक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा, जब तक बोर्ड उसको अप्रूव ना करे। तो यहाँ इस कंजंक्शन को एक वर्ब देने के लिए क्या लगाते हैं, अनलेस द बोर्ड अप्रूव्स। बात क्लियर, जल्दी से पढ़ो। ऑल्दो हिज रिचनेस ही डज नॉट हेल्प द नीडी। कहते भाई ऑल्दो ही इज रिच, हिज रिचनेस ही डज नॉट हेल्प द नीडी। वर्ब ढूंढना भाई, वर्ब ढूंढना, एक वर्ब आ गई डज नॉट, तो फिर ये ऑल्दो क्यों लगा रहा है, ऑल्दो क्यों लगा रहा है, तब जाके मुझे पता लगा, और एक कोमा भी लगा रहा है यहाँ, जबकि कोई भी वर्ब लगा ही नहीं रहा। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, रिचनेस एक नाउन। अब भी इसको करेक्ट करना पड़ता, तो आप कैसे करेक्ट करते, इसे हटा के आप क्या कहते, ऑल्दो ही इज रिच। कहते हैं हालांकि वह अमीर है, एक वर्ब आ गई, फिर भी वो गरीबों की मदद नहीं करता। या तो यूं करेक्शन कर देते भाई इसको, या फिर अगर ऐसे ही रखना था तो इस ऑल्दो को हटा देते, इस ऑल्दो को हटा के क्या लगाते, इन स्पाइट ऑफ हिज रिचनेस ही डज नॉट हेल्प द नीडी। दो तरीके से को करेक्शन हो जाती। जल्दी से पढ़ो इसको, नेक्स्ट को। आई स्टार्ट अर्ली फ्रॉम होम इन ऑर्डर दैट नॉट टू गेट लेट। आई स्टार्ट अर्ली फ्रॉम होम इन ऑर्डर दैट नॉट टू गेट लेट। एक मिनट, हाँ आ जाओ। आपको पता है एक तो होता है इन ऑर्डर दैट, एक तो होता है जी इन ऑर्डर दैट, और एक क्या होता है, एक होता है इन ऑर्डर टू। जो इन ऑर्डर दैट होता है ना, देखो दैट एक कंजंक्शन होती है, तो इन ऑर्डर दैट जो होता है ये एक कंजंक्शन होती है, और टू एक प्रपोजिशन होती है। तो जो इन ऑर्डर टू होता है वो एक पूरा प्रपोजिशन की तरह काम करता है। लेकिन अगर कंजंक्शन है तो इसके बाद में कोई ना कोई वर्ब चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ तो कोई वर्ब आ ही नहीं रही, नोट एक एडवर्ब है। टू गेट जो है 2 + V1 है, इस 2 + V1 को ये नोट एडवर्ब क्वालिफाई कर रही है। तो फिर कंजंक्शन आने का तो क्या हुआ, अगर कंजंक्शन आई तो 2 वर्ब लगाओ। इसीलिए इस कंजंक्शन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस पार्ट में कोई वर्ब नहीं है, वर्ब इसके अंदर एक ही बनी स्टार्ट। तो फिर इन ऑर्डर दैट को हटा के क्या लगा दो, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू नॉट टू गेट लेट। बात क्लियर, जल्दी से, क्योंकि प्रेपोजिशन तो किसी से भी जोड़ देता है, कंजंक्शन सेम चीज़ों को जोड़ता है भाई, वर्ब को वर्ब से, नाउन को नाउन से, इस तरीके से जोड़ता है। प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट को जोड़ता है। तो इन ऑर्डर दैट एक कंजंक्शन थी, अगर इन ऑर्डर दैट से जोड़ते तो यहाँ एक वर्ब थी स्टार्ट, तो यहाँ भी कोई वर्ब चाहिए थी, लेकिन यहाँ कोई वर्ब मैं नहीं लगा सकता था। तब मुझे पता लगा इसे रिप्लेस करो, कंजंक्शन की बजाय आप इस प्रेपोजिशन को लगाओ। अब आप नेक्स्ट को पढ़ो। Everyone knows that the debate on education had been postponed so that the government can discuss the crisis later. कहते हैं हर एक को पता है कि
कि भाई डिबेट को पोस्टपोन किया गया था ताकि सरकार जो है क्राइसिस को डिस्कस कर सके बाद में। देखो एवरीवन नोज, एक वर्ब आ गई नोज, एक कंजंक्शन आ गई दैट द डिबेट ऑन एजुकेशन हैड बीन पोस्टपोन्ड। यहाँ तक दो वर्ब आई, एक वर्ब ये और एक वर्ब ये, दो वर्ब को एक कनेक्टर ने जोड़ दिया, कोई गड़बड़ नहीं थी। आगे दिखा सो दैट, आगे क्या दिखा जी, सो दैट द गवर्नमेंट कैन डिस्कस द लेटेस्ट क्राइसिस। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब सो दैट आता है ना, जब सो दैट आता है इसके बाद में कैन मोडाल यूज़ नहीं होता, इसके बाद में या तो मे यूज़ होता है या फिर माइट यूज़ होता है, क्योंकि कैन तो एक संभावना बताता है ना, है ना, कैन तो एक संभावना बताता है, लेकिन मे और हाँ कैन एक संभावना बताता है, संभावना में भी एक एबिलिटी बताता है, क्षमता बताता है। आई कैन डू दिस, आई कैन हेल्प हिम, ही कैन हेल्प मी, ये उसकी एबिलिटी है कि वो मेरी सहायता कर सकता था। लेकिन मे और माइट एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, यहाँ एबिलिटी नहीं, एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। आई हेल्प्ड हिम सो दैट आई कैन गेट बैक फ्रॉम हिम, भाई मैंने उसकी मदद की, कभी भविष्य में वो मेरी भी मदद कर देगा। तो एक संभावना है ना, है ना, वहाँ पे कैन मैं बोल रहा हूँ तो कैन एक एबिलिटी बता रहा है, लेकिन एबिलिटी गलत है, तो उसको कैसे करेक्ट करो, आई हेल्प्ड हिम सो दैट आई मे गेट फ्रॉम हिम इन फ्यूचर, भाई भविष्य में मुझे भी सहायता मिल जाएगी उससे। तो अब आप एक बात सीखो कि सो दैट के बाद में कैन का एरर बनाया जाता है, लेकिन सो दैट के बाद में करेक्ट यूज़ होता है मे का या फिर माइट का। अगर पास्ट की बात हो तो माइट लगाओ और प्रेजेंट की या फ्यूचर की बात हो तो मे लगाओ। तो यहाँ पर हैड बीन दिखा, हैड बीन से क्या पता लग रहा है जी, हैड बीन से पता लग रहा है पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है। और आगे सो दैट दिखा तो अब कैन हटा के आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुझे गवर्नमेंट की एबिलिटी नहीं दिखानी, मुझे क्या करना है जी, मुझे इस गवर्नमेंट की एक संभावना दिखानी है कि वो डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है क्या, एबिलिटी दिखाओगे तो कहना आते, लेकिन यहाँ एबिलिटी दिखानी नहीं, एक पॉसिबिलिटी दिखानी है, वही गड़बड़ थी इसमें, आप माइट लगा देते। आगे देखो, द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर। तो भाई क्या कहता है कि जो मैसन है ना वो काम नहीं करेगा जब तक आप उसको ऑर्डर नहीं दोगे। तो भाई एक्सेप्ट हटा देते, एक्सेप्ट एक कंजंक्शन की तरह काम करता, इसको हटाओ, एक सेकंड, एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता, हमें तो कंजंक्शन चाहिए, एक वर्ब तो ये आ गई विल नॉट डू, और एक वर्ब क्या आ गई गिव, दो वर्ब आ गई तो एक कंजंक्शन चाहिए, इसीलिए मैं एक्सेप्ट को हटा के मैं क्या लगा सकता था, मैं लगा सकता था रेदर। ठीक है भाई, जब तक आप ऑर्डर नहीं दोगे तब तक वह काम नहीं करेगा, रेदर लगाते हैं। आगे क्या कहता है, इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस द कंपनी डज नॉट हैव एनी चॉइस अनलेस टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री। इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल crisis the company does not have any choice unless to close down the factory। तो भाई सब बच्चों को पता है अनलेस क्या है, अनलेस एक कंजंक्शन है, एक कंजंक्शन है तो दो वर्ब आनी चाहिए, एक कंजंक्शन आ गई तो एक वर्ब आ गई डज नॉट हैव, दूसरी वर्ब कहाँ रही है टू क्लोज डाउन, ये तो 2 + V1 है, 2 + V1 को तो हम वर्ब की तरह काउंट ही नहीं करते, यानी वर्ब एक ही आ रही है और एक कंजंक्शन डाल रहा है तो गड़बड़ कर रहा है ना। इस वर्ब को आगे किसी वर्ब से जोड़ना ही नहीं तो फिर कंजंक्शन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ आप एक प्रीपोजिशन लगाओ क्योंकि प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट को जोड़ देगी। तो यहाँ क्या लगाओगे आप, यहाँ आप लगाओगे बट, क्या बनेगा जी, इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस द कंपनी डज नॉट हैव एनी चॉइस। भाई फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए, आर्थिक मंदी को देखते हुए कंपनी के पास कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय वो बंद कर दे फैक्ट्री को। बात क्लियर है क्या, जल्दी से नेक्स्ट को पढ़ो। When her son got a job then she was very happy। तभी जब उसके बेटे को नौकरी मिली वह बहुत खुश थी। तो मुझे एक बात बताओ, दो वर्ब को जोड़ने के लिए या तो कंजंक्शन लगा दो या फिर आप क्या लगा दोगे, कोई ना कोई कनेक्टर लगा दो, कोई ना कोई कोमा लगा दो। When her son got a job, ये पूरा कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एडवर्ब की तरह काम कर रहे थे। मैं आपसे लिखता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ व्हेन आई वॉज इन दिल्ली आई मिस्ड माई फैमिली ए लॉट। आप कहोगे सर व्हेन डिड यू मिस योर फैमिली, मैं कहूँगा व्हेन आई वॉज इन दिल्ली। यानी मैं आपके व्हेन का आंसर दे रहा हूँ तो ये तो भाई एक तरह की एडवर्ब ऑफ टाइम बन गई, है ना। और मैं तुम्हें बता दूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके अंदर एक वर्ब भी है, तो आप इसे एडवर्बियल क्लोज भी कह सकते थे। तो एक एडवर्ब का क्लोज बन गया, है ना।
एडवर्ब का क्लोज बन गया तो भाई इसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी बच्चे को यूँ भी समझ नहीं आता, वो सेंटेंस भी समझ ले तो कोई समस्या नहीं, एक वर्ब ये कोमा ही जोड़ देगा। इस देन की तो किसी हालत में आवश्यकता नहीं थी, इस देन को हटाते सेंटेंस करेक्ट हो जाता। व्हेन हर सन गॉट ए जॉब शी वॉज वेरी हैप्पी। खत्म बात। जल्दी से पढ़ो नेक्स्ट को। सिंस शी हैड नॉट मेट मी सो शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। ठीक है जी, कहता है क्योंकि वो मुझसे मिली नहीं इसीलिए वो मुझे नहीं पहचानती। तो एक बार रीज़न बता दिया ना सिंस ने। सिंस क्या होता है? बिकॉज शी हैड नॉट मेट मी। तो अब दोबारा सो क्यों लगा रहा है? शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। बात खत्म की। भाई वो मुझे नहीं जानती इसीलिए, वो मुझसे मिली नहीं इसीलिए वो मुझे नहीं पहचानती। और यूँ देखोगे तो ये वही वाली बात होगी। ये पूरा वाई का आंसर है, एक एडवर्बियल क्लोज है। इसको सेंटेंस से जोड़ने के लिए कंजंक्शन की आवश्यकता ही नहीं थी, ये कोमा ही जोड़ देता। सो क्यों हटाया? और यूँ भी देख लेते, सिंस ने रीज़न दे दिया तो सो ने दोबारा से रीज़न क्यों दिया? फिर से हटाओ इसको हटा के ठीक कर लेते। अब देखो क्या कहता है, ये कहता है जी, नॉट ओनली डिड ही क्रिटिसाइज द पार्टी पॉलिसीज बट ऑल्सो द लीडर्स पर्सनल मैटर। सब बच्चों को पता है नॉट ओनली का पेयर होता है बट ऑल्सो के साथ, जो यहाँ पर पूरी तरह से लगा रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं। हमें पता है अगर नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाए तो फिर इन्वर्जन होता है। तो देख लो, इन्वर्जन कर दिया इसने। ही सब्जेक्ट था, एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले निकाल दी, क्रिटिसाइज मेन वर्ब बना दी। सारे रूल फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है जी? बात समझो। सेम चीज़ को जोड़ेगा ना, आप एक बात समझो। बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है? द आर्टिकल और आगे कोई नाउन आ रहा है, यानी बट ऑल्सो किसी नाउन को जोड़ रहा है। तो फिर नॉट ओनली के बाद भी कोई ना कोई नाउन लगाओ, ढंग का ऑर्डर तो वही होता है। तो फिर आप इसको करेक्ट कैसे करो? डिड को हटाओ, ही क्रिटिसाइज को आगे लेके जाओ और नॉट ओनली को यहाँ लेके जाओ। आप इसको कैसे करेक्ट करते? आप इसको करेक्ट करते ही क्रिटिसाइज नॉट ओनली, आगे लिख देते द पार्टी पॉलिसीज बट ऑल्सो द लीडर्स पर्सनल मैटर। सेम चीज़ आएगी ना, इसीलिए इस तरीके से करेक्शन करते। अब जल्दी से नेक्स्ट को पढ़ो। शी नॉट ओनली वाज कॉम्पिटिटेंट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, शी नॉट ओनली वाज कॉम्पिटिटेंट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो भाई नॉट ओनली के बाद यहाँ वर्ब है, यहाँ एडजेक्टिव है और यहाँ तो गड़बड़ी कर रहा है। तो फिर इस वॉज को आगे ले आओ ताकि करेक्शन हो जाए। क्या बनाओगे शी वाज नॉट ओनली कॉम्पिटिटेंट। अब एडजेक्टिव आ गया बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। दोनों ने सेम चीज़ से जोड़ा, नॉट ओनली ने भी एडजेक्टिव लिया और बट ऑल्सो ने भी एडजेक्टिव लिया। सेंटेंस मेरा करेक्ट हो जाता है ना। इस वॉज को यहाँ खिसका देते हैं, नॉट ओनली को यहाँ ले आते हैं। बात क्लियर है क्या? जल्दी से आगे बढ़ो। देखो क्या कहता है, मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड बट द हायर साइकोलॉजिकल नीड एज वेल। फिर वही बात कर रहा है, नॉट ओनली कंजंक्शन के बाद यहाँ वर्ब लगा रहा है। यहाँ अच्छा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का भी पेयर होता है, नॉट ओनली के साथ बट भी आ जाता है और नॉट ओनली के साथ बट एज वेल भी आ जाता है। तो भाई यहाँ नॉट ओनली के बाद में एक वर्ब लगा रहा है, तो यहाँ भी बट के बाद में वर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई नाउन लगा रहा है। द आर्टिकल हायर एडजेक्टिव, साइकोलॉजिकल फिर एडजेक्टिव, नीड फिर से आपका एक नाउन बना। तो मुझे एक नाउन चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, इस वर्ब को यहाँ ले आओ। मनी सेटिस्फाइज, अब आगे ये ले आओ, नॉट ओनली द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड बट द हायर साइकोलॉजिकल नीड एज वेल। इस नॉट ओनली को यहाँ हटाओ और यहाँ डाल दो क्या? नॉट ओनली। मनी सेटिस्फाई नॉट ओनली द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड बट द हायर साइकोलॉजिकल नीड एज वेल। बात क्लियर है? जल्दी से नेक्स्ट को पढ़ो। ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी एज वेल। कहते भाई वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बोलता, हिंदी भी बोलता है। अब फिर वही बात, बट के बाद क्या लगाया? नाउन। तो नॉट ओनली के बाद भी क्या लगाता? नाउन। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल सही बना रहा है जी। ही स्पीक नॉट ओनली, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल सही बना रहा है। ही स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी एज वेल। बिल्कुल ओके है, कोई भी इसके अंदर गड़बड़ नहीं कर रहा। आगे बढ़ो। The campaign is significant because not just the youths are directly appealing to the world, but because their efforts challenge the chimera of normalcy in the area। तो एक बात समझो, यहाँ बिकॉज की पोजीशन में गड़बड़ कर रहा है। कह रहे द कैंपेन इज सफिशिएंट बिकॉज नॉट जस्ट। इस तरीके की बात नहीं करनी, आपको क्या लगाना है जी? द कैंपेन इज सफिशिएंट नॉट जस्ट यहाँ और उसके बाद में बिकॉज। यानी मैं आपसे क्या कहता हूँ, इस बिकॉज को यहाँ हटा देते, नॉट जस्ट और यहाँ बिकॉज लगा देते। द कैंपेन इज सिग्निफिकेंट नॉट जस्ट बिकॉज द यूथ्स आर डायरेक्टली अपीलिंग टू द वर्ल्ड बट बिकॉज देयर एफर्ट्स चैलेंज द समायरा ऑफ नॉर्मलसी इन द एरिया। सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाता। अब जल्दी से
इसको पढ़ो लास्ट वाले को, यू मस्ट इधर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो भाई आपको पता है क्या, एक सेकंड, इधर के साथ पेयर होता है और का, नीदर के साथ भी पेयर होता है नोर का। लेकिन एक बात समझो, यू मस्ट इधर टेल मी नहीं, मस्ट तो एक हेल्पिंग वर्ब है, इधर एक कंजंक्शन है और टेल आपकी एक मेन वर्ब है, तो ये कुछ करेक्ट पेयर नहीं बनता। इस टेल को यहाँ लेकर आते ना, यूँ कहते यू मस्ट टेल मी, अब इसको छुपा लेते, आगे कंजंक्शन लगाते क्या, इधर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, अब सेंटेंस करेक्ट हो जाता। बात क्लियर। आगे देखो, यू मस्ट इधर पे द बिल एटलीस्ट एल्स रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली, ना ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा। यू मस्ट इधर पे द बिल, इसको हटाओ, और रिटर्न द गुड इमीडिएटली। तो अब एक बात देखो ना, एक वर्ब क्या आ रही है, मस्ट पे, और एक वर्ब क्या आ रही है, रिटर्न। इनको कौन जोड़ रहा है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन इधर और जोड़ रही है, इधर के बाद में भी V1 है और के बाद में भी V1 है। तो इस एटलीस्ट एल्स को हटा के पेयर का गड़बड़ कर रहा था और लगा देते, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाता। अब आगे पढ़ो, बोथ मिसिस सरदाना एज वेल एज मिसिस सहगल इज़ ए वेरी गुड टीचर। तो यहाँ पर ना आप सबको पता है कि बोथ और एंड का पेयर होता है, और हमने सीखा था, मैंने आपको सिखाया था क्या, कि भाई एज वेल एज का यूज़ जब करते हैं ना, एक सब्जेक्ट यहाँ एक सब्जेक्ट यहाँ है, एज वेल एज का यूज़ जब करते हैं ना, तो वो वहाँ पर एम्फेसाइज करता है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के ऊपर, इस वाले के ऊपर कोई एम्फेसाइज नहीं करता। कैसे, मैं मेरी बात साबित करता हूँ। वो वाले सेंटेंस पढ़े थे तुमने, क्या था, राम एज वेल हिज फैमिली इज प्रेजेंट देयर, या भाई राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज प्रेजेंट देयर। अब पहला सब्जेक्ट राम, दूसरा सब्जेक्ट क्या बना दिया जी, मैंने पेरेंट्स बना दिया, लेकिन जो वर्ब आई इस राम के अकॉर्डिंग आई, क्यों, क्योंकि इस राम को हमें क्या करना था, एम्फेसाइज करना था, इसीलिए जाके वो कॉन्सेप्ट बना था कि विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज में जब भी कभी दो सब्जेक्ट को जोड़ें तो वह हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओ। क्यों, क्योंकि पहले वाले को हम क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। तो भाई इसको एम्फेसाइज किया तो इसने वर्ब ले ली, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, किसी एक को एम्फेसाइज नहीं करना, दोनों की बराबर बात कर रहा है। जब बराबर बात करे तो एंड कंजंक्शन जोड़ती है, तो क्या लगाते, बोथ मिसिस सरदाना एंड मिसिस सहगल इज ए नहीं, अब वर्ब भी बदल जाती, आर वेरी गुड टीचर्स, ए आर्टिकल भी हटता, आर वर्ब आती और वेरी गुड टीचर्स आता, क्योंकि अब एक टीचर थोड़ी है, दो हो गई। जल्दी से नेक्स्ट को पढ़ो, ही इज़ वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज हिज अंडरस्टैंडिंग, ही इज़ वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल नहीं, एंड हिज अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से भी किसी भी एक को मैं प्राथमिकता नहीं दे रहा हूँ। पढ़ो नेक्स्ट को, ही इज़ नोन बोथ फॉर हिज हार्डवर्क एंड इंटेलिजेंस। तो मेरे को एक बात बताओ, नोन बोथ कब से हो गया, ही इज़ नोन फॉर यहाँ लगाओ, है ना, इस फोर को यहाँ काट के यहाँ फोर लगा दो, सेंटेंस करेक्ट हो गया। ही इज़ नोन फॉर, किस चीज़ के लिए जाना जाता है, बोथ, दोनों चीज़ों के लिए, हार्डवर्क के लिए भी और बुद्धिमत्ता के लिए भी। बात क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ोगे तो एरर तो एक बनता है, क्या कहते हैं जी, टीज ग्रोज बोथ इन असम एंड साइक, ये क्या है, सैलून, टीज ग्रोज बोथ इन असम एंड सैलून। तो भाई बोथ एक तरह का क्या होता है, एक तरह का एडजेक्टिव भी तो होता है, बोथ बॉयज एक तरह का डिटरमाइनर एडजेक्टिव होता है, तो इसके बाद कोई नाउन लगाता है, ये प्रपोजिशन क्यों लगा रहा है, तो यहाँ क्या करते, इस इन को यहाँ ले आते हैं ना, टी ग्रोज इन बोथ असम एंड सैलून। बाकी पता है कंजंक्शन में बस इतना एरर माना, लेकिन अगर ढंग से पढ़ा जाता है ना तो फिर पता लगता है कि यहाँ एक पैसिव वॉइस का भी एरर था। भाई जो चाय है वो अपने आप ही थोड़ी उग जाती है, उसको तो कोई ना कोई उगाता है, यानी जो सब्जेक्ट है वो ग्रो वर्ब का डूअर ना होके उसके इफेक्ट का क्या है, रिसीवर है। इसीलिए परफेक्ट तरीके से क्या कंस्ट्रक्शन बनती है, टी इज़ ग्रोन इन बोथ असम एंड सैलून। भाई यहाँ पर पैसिव वॉइस भी बनाओ और इनकी पोजीशन को भी बदलो। Although she was responsible for the action, yet nobody blamed her। कहता है हालांकि वो रिस्पॉन्सिबल थी एक्शन के लिए, लेकिन फिर भी किसी ने भी उसको ब्लेम नहीं किया। तो भाई जब ऑल्दो आ गया और कोमा आ गया, फिर येट की आवश्यकता नहीं रहती। ऑल्दो का और येट का पेयर होता है, लेकिन कोमा आता है तो हम येट को अवॉइड कर जाते हैं। बात क्लियर है क्या? ठीक है, बढ़ो आगे।
वॉक केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल। तो भाई लेस्ट का मीनिंग ही नेगेटिव होता है, डू नॉट की क्या आवश्यकता है, कहता है ढंग से चलो नहीं तो गिर जाओगे। वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल। आगे कहता है हायर ए टैक्सी लेस्ट यू मे नॉट मिस द ट्रेन। तो लेस्ट के साथ नेगेटिव बात तो हम करेंगे ही नहीं ना। हायर ए टैक्सी लेस्ट यू मिस द ट्रेन, कि भाई एक टैक्सी ले ले नहीं तो तेरी गाड़ी छूट जाएगी। यू मस्ट वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं। इफ़ शी विल सिक्योर मोर देन 90% इन द एग्जाम आई विल गिव हर ए सुटेबल रिवॉर्ड। तो सब बच्चों को पता है क्या कि जब भी कभी दो काम भविष्य में एक के बाद एक होने हो, जब भी कभी दो काम भविष्य में एक के बाद एक होने हो और एक एक्शन का होना दूसरे एक्शन के होने पर निर्भर करे, इस एक्शन का होना इस एक्शन के होने पर निर्भर करे, तो पहले वाले को हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं और दूसरे वाले को हम फ्यूचर के किसी टेंस में लिखते हैं। ज़्यादातर फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट भी होता है, पढ़ा था हमने टेंस में ऐसे। तो यह वही तो बात है, दो काम भविष्य में होंगे, पहले वो लड़की 90% मार्क्स लेगी, फिर जाके कहीं उसे एक सुटेबल रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो पहले वाला एक्शन हो जिसके होने पर दूसरा एक्शन डिपेंड करे उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। तो विल हटाओ, इफ़ शी सिक्योर, और अब शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ सिक्योर्स। इफ़ शी सिक्योर्स more than 90% in the exam I will give her a suitable reward। बहुत अच्छे, जल्दी से आगे पढ़ो। If I shall pass the examination I shall go to England for further studies and may not return at all। फिर वही बात, पहले क्या करना है इसको, पहले इसको पेपर पास करना है तभी तो इंग्लैंड जा पाएगा। तो पहले वाले एक्शन को सिंपल प्रेजेंट में डालो, फ्यूचर में नहीं डालना। इफ़ आई पास द एग्जामिनेशन आई शेल गो टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज एंड मे नॉट रिटर्न एट ऑल, अब करेक्ट हो जाता। आगे वही बात कर रहा है, आई शेल बी हाईली ओबलाइज्ड इफ यू विल डू माई वर्क। आई शैल बी हाईली ओबलाइज इफ यू विल डू माई वर्क। भाई कब ओबलाइज होगा, दो एक्शन भविष्य में होने हैं क्या, एक के बाद एक होने हैं क्या, पहला एक्शन का दूसरे एक्शन का होना पहले पर निर्भर करता है। कब ओबलाइज होगा, अगर वह उसका काम कर देगा, यानी पहले मेरा काम निपटा दो फिर भाई तेरा आभार व्यक्त करेगा, यानी पहले वाला एक्शन ये है तो इसको सिंपल प्रेजेंट में डालो, सिंपल प्रेजेंट में डालो तो इस विल को हटाओ। इफ़ यू डू माई वर्क आई शैल बी हाईली ओबलाइज्ड, बात क्लियर है, आगे बढ़ो। इफ़ यू विल टेक केयर ऑफ माई पेट वाहिल आई एम क्लीनिंग माई रूम। इफ़ जैसी कोई सेंस नहीं आ रही, वो एक बात पूछ रहा है, कहता है भाई जब मैं मेरे कमरे की सफाई कर रहा हूँ तो तुम मेरे पेट की केयर करोगे क्या। तो फिर यहाँ पर इफ़ को काटो और इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन बनाओ, इस विल को आगे ले आओ। विल यू टेक केयर ऑफ माई पेट, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब कहेगा विल यू टेक केयर ऑफ माई पेट वाहिल आई एम क्लीनिंग माई रूम, कि भाई जब तक मैं मेरे कमरे की सफाई कर रहा हूँ तुम मेरे इस पेट को संभाल ले। बात क्लियर है, थोड़ा सा सेंस बेस्ड था। आगे पढ़ो। इफ़ यू शुड विजिट हिम टेल हिम टू कॉल मी, कहते भाई अगर तुम उससे मिलो तो उसको बता देना कि मेरे से एक बारी क्या कर ले जी, बात कर ले। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, कोई गड़बड़ नहीं थी। इफ़ के साथ विल लगा के एरर बना रहा था, कोई बच्चा ऐसे ना सोचना कि यहाँ भी वही वाला काम करते, दो काम भविष्य में एक के बाद होते, है ना, वैसा करते। लेकिन आपको पता है वहाँ तो शैल और विल था तब हमें देखना पड़ा, लेकिन इफ़ के साथ में शुड आता है ना तो वो एक अनसर्टेन कंडीशन बनाता है। कैसी कंडीशन बनाता है जी, वो एक अनसर्टेन कंडीशन बनाता है, यानी एक ऐसी कंडीशन बनाता है जिसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो यहाँ वही तो बात कर रहा है कि तब भाई अगर तुम उससे मिलो तो एक बार इसको बता देना, मेरे को कॉल कर ले, तो नो एरर है, कोई गड़बड़ नहीं थी। वेदर आई वर यू आई वुड नेवर परमिट हिज पार्ट इन सच एन एग्जॉस्टिंग एक्टिविटी। वेदर नहीं, इफ़, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तुमने हम सब ने पढ़ा था सब्जंक्टिव मोड होता है, इमेजिनेशन वाली बात होती है, कोरी कल्पना हो तो जो आई होता है वो भी सिंगुलर भी प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पर वेदर की बजाय क्या लगाता जी, इफ़ लगाता। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। आगे पढ़ो। द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड सेड वेदर ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही। द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क and said whether he was in the habit of sleeping at home as well, कोई गड़बड़ नहीं लगी भाई, सेंटेंस करेक्ट था। पढ़ो आगे। I doubt that this is acceptable to all, तो that नहीं, I doubt, भाई मुझे डाउट है क्या, इफ़ पता नहीं ना आगे क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी है। दैट तो कोई चीज़ एक्सप्लेन करता है, यहाँ तो एक अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। तो यहाँ दैट को हटा के आप क्या करते, आई डाउट
इफ कि भाई इसको एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। बात क्लियर है? पढ़ो आगे। इट वेदर, एक सेकंड, वेदर आई वर यू आई वुड, ये वाला तो हो गया ना, ये वाला तो हो गया। It was not clear from the manual of instruction if it should be signed or not. It was not clear from the manual of instruction if it should be signed or not. तो भाई यहाँ पर ना वेदर लगाओगे आप, ठीक है? क्यों वेदर लगाओगे? एक सेकंड समझने की कोशिश करो, पहले तो यहाँ सही करो वेदर। देखो एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है ना, वेदर कब लगता है? वेदर जब लगता है जब एक अनसर्टेनिटी की बात हो। हालांकि अनसर्टेनिटी इफ भी बताता है, लेकिन आगे वाले सेंटेंस में अपने आप ही बता रहा है कि एक पक्की अनसर्टेनिटी है। यहाँ देखो क्या कह रहा था, यहाँ कहा था आई डाउट दैट दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, मुझे एक डाउट है कि भाई ये एक्सेप्टेबल हो। यहाँ इफ लगाया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट वाले में पढ़ो, इट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ इट शुड बी साइंड और नॉट। अब यहीं से तो पता लग गया कि भाई पता नहीं चला उसको साइन करें या ना करें, यानी एक अनसर्टेन कंडीशन पता लग रही है। अनसर्टेन कंडीशन पता लगी तो फिर इफ की बजाय आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ वेदर लगाना पड़ेगा। आगे देखो, देयर इज अ डिबेट ओवर इफ धोनी शुड कंटिन्यू एज द कैप्टन, कि भाई एक डिबेट है धोनी को कंटिन्यू करें कैप्टन की तरह या ना करें। तो यहाँ तो तुमने एक बात सीखी थी कि भाई प्रेपोजिशन के बाद, देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जब भी आपको सेंटेंस को पढ़ के क्लियर कट लगे कि भाई कोई अनसर्टेन कंडीशन है तब भी वेदर लगेगा। जब भी कभी पहले प्रेपोजिशन आ जाए तो उसके बाद में हमेशा क्या लगेगा? वेदर लगेगा। और जब भी कभी कोई 2+V1 हो, उससे पहले चूज करने की बात हो तो हर बार क्या लगेगा? हर बार वेदर लगेगा। अब ओवर एक प्रेपोजिशन है, देयर इज डिबेट ओवर इफ धोनी शुड कंटिन्यू एज द कैप्टन, तो भाई प्रेपोजिशन के बाद इफ नहीं क्या लगाओगे? वेदर लगाओगे। देयर इज अ डिबेट वेदर धोनी शुड कंटिन्यू एज कैप्टन और नॉट। नेक्स्ट को पढ़ो, आवर टीम डिस्कस्ड इफ टू स्टे इन दैट चीप होटल। टू स्टे क्या है? 2+V1, अभी अभी तुमने सीखा है 2+V1 है, तो उससे पहले भी क्या लगता है जी? वेदर लगता है। तो आप इफ को हटा दो। आवर टीम डिस्कस वेदर टू स्टे इन दैट चीप होटल और नॉट, क्या लगाओगे? वेदर लगाना। अब बढ़ो आगे, डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी लाइक यू डिड माई ब्रदर। तो भाई लाइक जो होती है ना, एक प्रेपोजिशन होती है, यहाँ कोई कंजंक्शन चाहिए थी, तो कहते हैं तुम ना मुझे धोखा देने की सोचना भी मत जैसे तुमने मेरे भाई को दिया। अब आगे वर्ब है तो मुझे कंजंक्शन लगानी है, और एज जो होती है कंजंक्शन भी होती है और प्रेपोजिशन भी होती है, लेकिन लाइक सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन होती है। तो यहाँ एज लगाओगे आप, क्या लगाओगे? एज। डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी एज यू डिड माई ब्रदर। नेक्स्ट को पढ़ो, यू डोंट लुक एज योर ब्रदर। अब देखो अगले में कोई वर्ब नहीं आई, तो भाई प्रेपोजिशन आनी चाहिए कंजंक्शन की बजाय। अब आप कहोगे जी एज प्रेपोजिशन भी और कंजंक्शन भी है, इसीलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जब कंपेयर करना हो ना, जब सिमिलैरिटी दिखानी हो तो फिर वहाँ पर एज ना आके आप लाइक प्रेपोजिशन को लगाते हो। यहाँ तो हर हाल में कंजंक्शन चाहिए, इसीलिए मैंने एज लगा दिया, लेकिन जब हमें सिमिलैरिटी दिखानी हो प्रेपोजिशन की तब भाई आप लाइक लगाना, नहीं तो मैं तुम्हें लाइक और एज में एक और चीज़ बता देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उससे पहले क्या लगाओगे? लाइक लगाओगे। और एज के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आ रहा है तो आप क्या लगाओगे? एज लगाओगे। अब आप यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या लगाया था? एज। पहला रीज़न लाइक प्रेपोजिशन थी, दूसरा रीज़न एज के बाद में यू एक सब्जेक्टिव केस था क्योंकि आगे डिड वर्ब थी। अब यहाँ पर तो एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए एज प्रेपोजिशन की बजाय मुझे क्या लगाना पड़ा? ऑब्जेक्टिव केस के लिए लाइक लगाना पड़ा। अब पढ़ो आगे, द रीज़न फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। अरे रीज़न भी दे दिया और बिकॉज भी दे दिया, कर दी ना गड़बड़। तो क्या कहता? द रीज़न फॉर हिज फेलियर इज, क्या था रीज़न? दैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ये रीज़न था। बात क्लियर? आगे बढ़ो, द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वॉज टू यंग। फिर वही बात, रीज़न भी लगा रहा है और क्या लगा रहा है यहाँ पर? वॉज भी लगा रहा है, तो क्या करोगे? बिकॉज भी लगा रहा है, हटाओ। द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वाज दैट, ये रीज़न था कि वह तो बहुत ज़्यादा छोटा था। द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वाज दैट ही वॉज टू यंग। बात क्लियर? जल्दी से आगे बढ़ो। The reason we have not been able to pay income tax is due to the fact that we did not receive
पेमेंट ऑन टाइम, पे या पेमेंट ऑन टाइम। तो फिर वही बात, एक बार रीजन और फिर ड्यू टू द फैक्ट, तो दो बार रीजन क्यों दे रहा है? ड्यू टू द फैक्ट भी तो एक तरह का रीजन ही होता है। पढ़ो इसको, द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज, आगे दैट से जोड़ रहा है, दैट वी डिड नॉट रिसीव पे ऑन टाइम। बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही। अब आगे बढ़ो, सूनर देन ही हैड अराइव्ड हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड ए रिसेप्शन इन हिज ऑनर इन द बेस्ट टाउन, इन द बेस्ट होटल इन टाउन। तो भाई सूनर नहीं, सूनर तो कंपैरिजन करता है ना, है ना, सूनर तो कंपैरिजन करता है, राम और श्याम पहले है, उससे पहले राम और श्याम आ रहे थे, उनमें राम पहले आ गए। लेकिन यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं कर रहा, यहाँ तो जब वो आया, जैसे ही हुआ है उसके दोस्तों ने उसके लिए एक रिसेप्शन अरेंज कर रखी थी। तो सूनर की बजाय आप क्या लगाते? एज सून एज, क्या लगाते जी? एज सून एज ही अराइव्ड, हेड भी हटाते फिर, as soon as he arrived his friends arranged a reception in his honor, ये बात होती। अब देखो एक बारी इसको, नेक्स्ट को, हार्डली आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ सम पुलिसमैन कमिंग टू माई हाउस। तो भाई हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब से जब भी कभी स्टार्टिंग होगी तो क्या होगा? इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा तो हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से उठ के पहले आएगी, तो यहाँ हेड लगा दो। हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ पुलिसमैन कमिंग टू माई हाउस। बात क्लियर है? फिर मेरा सेंटेंस क्या हो जाता जी? करेक्ट हो जाता। नो सूनर का पेयर देन होता है, हार्डली का पेयर व्हेन होता है। नो सूनर का पेयर देन होता है, हार्डली का पेयर व्हेन होता है। बस यहाँ इन्वर्जन करना था, इसीलिए हेड लगा देता, क्योंकि हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब थी। देखो, नो सूनर वी हर्ड द लोन एट सम डिस्टेंस वी क्लाइम्ड अप द ट्री। फिर वही बात, नो सूनर एक नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है तो इन्वर्जन करो, तो यहाँ लगाओ डिड। हियर, हर्ड को काट के क्या लगाओ? हियर। नो सूनर वी हियर द लोयन एट सम डिस्टेंस, अब आगे लगाओ देन, जैसे ही हमने सुना वैसे ही वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए, देन वी क्लाइंब अप द ट्री। करेक्ट हो जाता। पढ़ो इसको, नो सूनर डिड मीनाक्षी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मीनाक्षी दीदी स्टेशन पर पहुंची, बारिश स्टार्ट हो गई। तो नो सूनर का पेयर देन होता है, लेकिन ये वाला देन तो एक सिचुएशन बताता है, यहाँ ये वाला देन नहीं। यहाँ क्या चाहिए? यहाँ चाहिए THAN। क्या चाहिए? THAN, THEN नहीं चाहिए। बढ़ो आगे, no sooner did we reach the station then the train had started moving out of the station। तो ऐसा क्यों गड़बड़ कर रहा है? नो सूनर के बाद एक बारी इन्वर्जन कर दिया, देन द ट्रेन। अब हेड का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकता है, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन। बात क्लियर? यहाँ तो दो चीज़ों को मिक्स कर रहा था, ये वो वाला फंडा उलझा रहा है कि भाई दो काम पास्ट में हो, एक पास्ट में भी पहले हो गया तो उसको पास्ट परफेक्ट में लगाओ, लेकिन वैसा कोई सीन नहीं, क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट करवा रहे हैं हम तो। बात क्लियर? बढ़ो आगे, इवन दो द शर्ट इज रेदर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट, बट आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी। एक सेकंड भाई, बट आई विश टू परचेज इट माई, तो भाई इवन दो, दो के साथ, इवन दो के साथ येट का पेयर था। कहता है भाई हालांकि शर्ट जो थी महंगी थी, येट फिर भी मैं उसको परचेज करना चाहता था, किस लिए? मेरी खुद की मनी से। येट लगाओ। आगे कहते हैं सपोजिंग इफ़ यू आर अरेस्टेड व्हाट विल यू डू। कहते हैं सपोज इफ़ यू आर अरेस्टेड, तो दोनों एक ही बातें कर रहे हैं, सुपर फ्लोज का एरर था। सपोजिंग और इफ़ में से कोई एक चीज़ लगाते, इसको उठा देते, इफ़ यू आर अरेस्टेड व्हाट विल यू डू, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। अब एरर स्पॉटिंग करनी थी, जल्दी से देख लो। Mrs. Varun not only stopped coming here but also going to any place which is related to her past tragedy। तो एक बात बताओ, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर होता है, कोई गड़बड़ नहीं की। नॉट ओनली से स्टार्ट नहीं किया तो इन्वर्जन भी नहीं हुआ, लेकिन 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 बट ऑल्सो के बाद V1 प्लस ING लगाया, लेकिन नॉट ओनली के बाद तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। तो मुझे पता लगा गड़बड़ कर गया, गड़बड़ कर गया, तो इस स्टॉप्ड को यहाँ ले आते और इस नॉट ओनली को यहाँ ले जाते। ठीक है, सेंटेंस आपका क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता है। यहाँ से अब आप लगाते नॉट ओनली, क्या बनता सेंटेंस? मिसिज वरुण स्टॉप नॉट ओनली कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। बात क्लियर है? आगे बढ़ो, नोबडी एल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स। नोबडी एल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड, नोबडी एल्स ठीक है, बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल। कोई गड़बड़ नहीं, सेंटेंस आपका ओके था। बढ़ो आगे, सेल्डम और एवर। तो आप सबको पता है क्या? आप सबको पता है कि सेल्डम के साथ में
दो पेयर लगते हैं, या तो बनता है सेल्डम इफ और सेल्डम और। दो चीज़ें होती है, एक तो होता है सेल्डम इफ, एक होता है सेल्डम और। अगर सेल्डम के बाद इफ है तो फिर पेयर आता है एवर का, सेल्डम इफ एवर, और एक होता है सेल्डम और नेवर, यानी और आएगा और नेवर, इफ और एवर, ऐसे याद रखो। तो और नेवर या फिर इफ और एवर। अब सेंस पढ़ के पता लगा सेल्डम और नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, है ना, और इफ एवर का मतलब अगर कभी किया है। तो अब ये वही तो बात कह रहे हैं, सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू एक्सटेंट, कि भाई या तो कभी नहीं या कभी एक आध बार किया होगा कि मैंने अपने दोस्त की मदद की होगी जब वो गलत था, जब उसकी गलती थी। तो और की बजाय यहाँ क्या लगाते, इफ लगाते, सेल्डम इफ एवर, कभी कभार तो इसने किया ही होगा, जब तो बात कर रहा है। आगे कह रहे हैं सेल्डम और एवर हैव आई टर्न ए बैगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स। कहता है भाई सेल्डम और एवर, अब और एवर नहीं, कभी भी इसने ऐसा नहीं किया कि किसी बैगर को अपने घर से निकाला हो बिना कुछ दिए। तो सेल्डम और नेवर, पहले वाले में इफ लगाते और यहाँ नेवर कर देते, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। जल्दी से पढ़ो। स्कार्सली हैड ही बोट द टिकट व्हेन द गार्ड शोड द फ्लैग एंड द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। स्कार्सली नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्टिंग कर दी, हेड से इन्वर्जन कर दिया, बोट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, स्कार्सली का पेयर इसने व्हेन लगा दिया, आगे दोबारा हेड नहीं लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी द फ्लैग, और एंड द ट्रेन स्टार्टेड। कोई गड़बड़ नहीं थी, सेंटेंस पूरा ओके था। बढ़ो आगे। मिसिस सेन टोल्ड मी दैट हर सन हैड वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड टू मेक एनी मार्क इन द लास्ट एग्जामिनेशन। उसने कहा भाई उसके सन ने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी बेचारा फेल हो गया। तो भाई दो आ गया, ऑल दो आ गया, तो फिर बट की आवश्यकता नहीं रहती, येट लगा दो। मिसिस सेन टोल्ड मी दैट दो हर सन हैड वर्क हार्ड येट, फिर भी ही फेल टू मेक, फिर भी वो फेल हो गया कोई भी नंबर बनाने से। कब? लास्ट एग्जामिनेशन के अंदर, येट लगाते। बढ़ो आगे। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयर फोर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन ही टेक्स। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, तो भाई एक बार रीज़न बता तो दिया क्यों अच्छे नंबर आते, क्योंकि होशियार है। बार बार क्यों गुणगान कर रहे हो? बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट ही गेट्स गुड मार्क इन दी ऑल एग्जामिनेशंस ही टेक, बस इसको हटा देते देयरफॉर को। आगे बढ़ो। बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रेट मैनी विसेस विद आवर सोसाइटी एज वेल एज कंट्री इज इन्फ्लेक्टेड। बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर, एक सेकंड, बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर, फिर सब बच्चों को पता है रिच भी जिम्मेवार है, पुअर भी जिम्मेवार है, दोनों सब्जेक्ट बराबरी के हैं, किसी भी एक के ऊपर एम्फेसाइज नहीं किया। तो अलॉन्ग विद क्यों लगाया, और इसने वर्ब आगे आर लगाई। अलॉन्ग विद आता तो सिर्फ इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती, तो भाई यहाँ पर तो आर लगा देते ना। बोथ द रिच, अरे आर क्यों, एक सेकंड, बोथ द रिच, बोथ के साथ पेयर लगाते एंड का। बोथ द रिच एंड द पुअर, दोनों के दोनों, चाहे अमीर और चाहे गरीब हो, रिस्पॉन्सिबल हैं समाज में फैली कुछ बुराइयों के लिए, जिससे हमारा समाज और हमारा देश पीड़ित है। Since Diwali is fast approaching, my teenage son has bought many fireworks as rockets, crackers, etc., all of which cost much. अभी अभी तुम सीख के आए हो क्या कि भाई एज के बाद सब्जेक्टिव केस और लाइक के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ तो रॉकेट्स क्रैकर्स एक ऑब्जेक्ट है किसी सेंटेंस के, तो एज हटा के यहाँ क्या लगाओगे आप, लाइक प्रेपोजिशन लगाओगे, है ना। एज हटा के आप लाइक प्रेपोजिशन लगाओगे, क्योंकि यहाँ एक ऑब्जेक्टिव केस है, बाद में जो नाउन आ रहा है वो किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। दिस इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सोल्व विद ए लिटल एफर्ट। दिस इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सोल्व विद ए, एक सेकेंड, विच कैन नॉट बी सोल्व विद ए लिटल एफर्ट। विच क्यों, एज लगा देते। दिस इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम एज कैन नॉट बी सोल्व विद ए लिटल एफर्ट। बढ़ो आगे। मैनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो रेवरेंड एज अम्बेडकर इफ नॉट मोर। सो रेवरेंड एज अम्बेडकर इफ नॉट मोर। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, सो रेवरेंड, हाँ, ठीक है, ठीक है, आप सबको पता है, क्या पता है जी, सो एज का भी पेयर होता है, एज का भी पेयर होता है। जब पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं तो हम एज का पेयर लगाते हैं, तो यहाँ पर एज का पेयर लगा देते हैं। मैनी ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर एज रेवरेंड एज अम्बेडकर इफ नॉट मोर। कहते हैं भाई
कॉन्स्टिट्यूशन को कई सारे लोगों ने बनाया था, है ना, तो कहते हैं उन लोगों को भी इतनी इज्जत मिली है जितनी अम्बेडकर साहब को मिलती है। अब बढ़ो, यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर टू सफर एनी लॉस। तो आपको पता है ये ईदर के साथ और का पेयर होता है, एल्स जैसा कोई सीन नहीं, इसको हटाओ। यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस और प्रिपेयर टू सफर एनी लॉस। बात क्लियर। अगले को पढ़ो। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हिम। अब सब बच्चों को पता है भाई, अब सब बच्चों को पता है कंपैरिजन हो रहा है क्या, किसके बीच में, आई के बीच में और हिम के बीच में। तो दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है तो हिम की बजाय ही लगाना पड़ेगा, है ना, ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अब तुम्हें पता लगा लाइक के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ तो हिम आन, यहाँ अगर ही लगाएंगे तो लाइक गड़बड़ करेगा, इसीलिए आपको एज लगाना पड़ेगा। और फिर सब बच्चों को पता है कि एज और एज के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब की कैसी डिग्री, हमेशा हमेशा पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ क्या करेक्शन करते हैं, यहाँ तो एज था, आप इसको सही करते एज क्विक एज ही, ये करेक्शन होती क्विक एज ही। सब बच्चों को समझ आया भाई, आई का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस का करना था इसलिए हिम को हटा के ही लगाया। लेकिन फिर देखा लाइक के बाद हमेशा हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, और अगर मैं सब्जेक्टिव केस लगा रहा हूँ तो मुझे एज लगाना पड़ेगा। और अब मैंने देखा यहाँ भी एज, यहाँ भी एज, बीच में कोई एडवर्ब आ रही है, कोई एडवर्ब अगर आए या कोई एडजेक्टिव अगर आए तो उसकी हमेशा हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, इसीलिए मुझे क्विक लगाना पड़ेगा। बात क्लियर है। हाँ, ये थी हमारी आज की शीट टाई इन। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।